Hello guys, welcome back to my channel Easy to Learn. So this is the part 2 of the most important questions for CBSE Board 2023. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, डिफरेंट चैप्टर्स के वो क्वेश्चंस थे. सो आज फिर मैं दोबारा वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So starting from the first question, so this is the question of the surface area and volume. तो surface area and volume में इस तरीके के questions जो होते हैं जिसमें कि आपके पास दो figures होती हैं और आपको उनका volume या surface area calculate करना होता है, तो इस टाइप के questions काफ़ी important होते हैं surface area and volume में. तो जैसा कि पहला question है, an ice cream cone, this is the ice cream cone, is ice cream cone consist of a cone surmounted by a hemisphere. तो इस आइसक्रीम कोन में एक नीचे कोन है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है. द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर. हमें दिया हुआ है कि इस हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, और इस कोन की जो हाइट है पूरी वो कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर. ये इस कोन की पूरी हाइट है. सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन द कोन. सो यहाँ पे दो चीज़ है आपके पास, एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है. दोनों की हमें रेडियस बताया हुआ है और उनकी हाइट हमें देखनी है. सो यह सबसे पहले अगर मैं कोन की रेडियस को, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम रहेगा क्योंकि दोनों सरमाउंटेड है तो वो एक ही रेडियस पे सरमाउंटेड है, तो कोन का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर होगा. सिमिलरली हेमिस्फेयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर होगा. इस तरीके से अब हमें इनकी हाइट देखनी है. हेमिस्फेयर में तो हाइट नहीं होगी, कोन की हाइट हम देखेंगे कितनी होगी. अब क्योंकि ये हमें पूरे कोन की हाइट दी हुई है, हमें सिर्फ नीचे वाले कोन की हाइट चाहिए, बट ये हमें पूरे कोन की हाइट दी हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 12.5 जो कि पूरे आइसक्रीम कोन की हाइट है, उसमें जितना 3.5 हेमिस्फेयर का रेडियस है उतना ही 3.5 वो यहाँ से भी होगा. तो हम इसमें 3.5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. तो इसका जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द कोन. तो इस तरीके से हमने कोन एंड हेमिस्फेयर का रेडियस और हाइट देख लिया है. अब हम इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. जो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है पूरे आइसक्रीम कोन का. सो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इज इक्वल्स टू, इसमें किसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. इन दोनों के वॉल्यूम्स को हमें लेकर क्या करना है, ऐड करना है. और इसमें हम बहुत ही सिंपल शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करेंगे. जैसे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पहले आप फॉर्मूलेस पुट करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. फिर हम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पुट करेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर. नाउ आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि इसमें रेडियस कॉमन है, क्योंकि दोनों कोन एंड हेमिस्फेयर का सेम रेडियस था. पाई कॉमन है और 1/3 कॉमन है. सो 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया. सो फिर यहाँ से रह जाता है h और यहाँ से रह जाता है 2r. सो इस तरीके से हमारा कॉमन आ गया. कॉमन कर लेने से काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो कैलकुलेशंस हमें कम करनी पड़ती हैं. सो 1/3, नाउ पुट द वैल्यूज़, 22/7. रेडियस 3.5 है, दैट कैन बी रिटन एज 35/10 इंटू 35/10. हाइट ऑफ द कोन इज 9 एंड रेडियस इज 2 इंटू 3.5. सो यहाँ से जितना हम कैंसिल कर सकते हैं वो हम कैंसिल करेंगे. 7 5 35, 5 10 2, 2 11 22. तो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया यहाँ से. 11 इंटू 35 इज़ 385, 3 इंटू 10 इज़ 30, एंड यहाँ से 2 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 7, और 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16. अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे आगे. 385 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 610/30. यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 205.33
centimeter cube. This is the वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम कोन. एक बार हम यूनिट चेक कर लेंगे. यूनिट सेंटीमीटर में ही है तो हम भी सेंटीमीटर ही लगाएंगे. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम कोन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So first of all, this question is of chapter real numbers based on the concept HCF and LCM. So question number 2 is, let a and b be two positive integers such that a is equals to p cube into q raised to the power 4 and b is equals to p square into q raised to the power 3, where p and q are the prime numbers. If the HCF of a comma b is equals to p raised to the power m into q raised to the power n is equals to the L, and LCM of a and b is equals to p raised to the power r into q raised to the power s, then m plus n into r plus s is equals to, you are given the 4 options. First option is 15, second option is 30, third option is 35 and D option is 72. सो यहाँ पे a और b जो है वो टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिसमें हमें ये दिया हुआ है कि a क्या है, p क्यूब इंटू क्यू रेज टू द पावर 4, जहाँ पे हमें b दिया हुआ है p स्क्वायर इंटू क्यू रेज टू द पावर 3, और हमें इनका LCM भी बताया हुआ है. LCM एंड HCF दोनों बताए हुए हैं. HCF इन दोनों का क्या है, p रेज टू द पावर m इंटू क्यू रेज टू द पावर n. इस तरीके से हमें इनका LCM भी बताया हुआ है, p की पावर p रेज टू द पावर r इंटू क्यू रेज टू द पावर s. दैट मीन्स पहले हम a और b का HCF फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे. तो जो हमें HCF गिवन है उससे इक्वेट करके हम m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सेम इसी तरीके से LCM फाइंड आउट करेंगे. फिर जो LCM दिया हुआ है उससे इक्वेट करके हम r और s फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले HCF निकालने का क्या तरीका होता है, हमें क्या लेना होता है, कॉमन प्राइम नंबर्स. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि HCF और LCM आप कैसे निकालते हैं. कॉमन प्राइम नंबर्स विद लोएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और पावर क्या होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए. LCM हम कैसे लिखते हैं, ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ईच प्राइम नंबर्स विद हाईएस्ट पावर, जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए. तो ये हमारा HCF और LCM निकालने का तरीका होता है. अब हम इसी मेथड को यूज़ करके पहले HCF और LCM निकालेंगे एंड उसके बाद उसको इक्वेट करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले A हमारा क्या था, p रेज टू द पावर, यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन करेंगे A क्या है, p रेज टू द पावर 3 इंटू क्यू रेज टू द पावर 4. इसी तरीके से हम फिर आगे B फाइंड आउट करेंगे. B क्या है, B इज़ p रेज टू द पावर 2 इंटू क्यू रेज टू द पावर 3. तो सबसे पहले अब हम HCF निकालते हैं. यहाँ पे इनका HCF क्या होगा, तो अभी मैंने पीछे बताया HCF के लिए आपको कॉमन प्राइम नंबर लेना होता है जिसकी लोएस्ट पावर होती है. तो p क्यूब और p स्क्वायर कॉमन तो है, लेकिन सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2. तो यहाँ पर आ जाएगा p रेज टू द पावर 2. इसी तरीके से q रेज टू द पावर 4 और q रेज टू द पावर 3. तो q तो कॉमन है, लेकिन q की आपको सबसे छोटी पावर लेनी है, तो वो हो गया q रेज टू द पावर 3. और क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में हमें HCF क्या दिया हुआ है, p रेज टू द पावर m इंटू क्यू रेज टू द पावर n. तो यानी कि अगर हम यहाँ से इक्वेट करें तो m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है. दैट मीन्स हमें यहाँ से m की वैल्यू 2 मिल जाती है और n की वैल्यू 3 मिल जाती है. सेम इसी तरीके से हम LCM निकालेंगे. LCM के लिए क्या था, ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर. तो p तो प्राइम है ही, लेकिन हमें इसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, p रेज टू द पावर 3. सिमिलरली q भी आएगा, बट q की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4. एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें LCM क्या दिया हुआ है, LCM हमें दिया हुआ है p रेज टू द पावर r इंटू क्यू रेज टू द पावर s. तो यहाँ से अगर इक्वेट करें तो r की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू 4 है. तो यहाँ से मिलता है
R की वैल्यू 3 एंड S की वैल्यू 4। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें चाहिए था, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, m प्लस n इंटू R प्लस S। तो m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 3 है और S की वैल्यू 4 है। तो 5 इंटू 7 इज़ 35। अब हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द ऑप्शनल क्वेश्चन एंड सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से पहले जो हमें HCF और LCM दिए हुए थे और अभी जो हमने HCF और LCM फाइंड आउट किए हैं उनके साथ इक्वेट करके आपको ये पावर्स फाइंड आउट करनी थी, जिसको हमने ऐड और मल्टीप्लाई करके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। सो आई होप। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज triangle ABC is similar to triangle PQR if AN and PN are the altitudes of triangle ABC and triangle PQR respectively, and AB square is to PQ square is 4:9, then AM is to PN is what? That means यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें, गिवन हमें ये है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे एक दो ट्राइंगल्स ले सकते हैं, दिस इज़ ट्राइंगल ABC और एक हम दूसरा ट्राइंगल भी बना लेंगे, दिस इज़ ट्राइंगल PQR। और ये इस ट्राइंगल की एल्टीट्यूड है M और इस दूसरे ट्राइंगल की जो एल्टीट्यूड है वो है N। ये दो इनकी एल्टीट्यूड्स हमें यहाँ पे गिवन है और हमें ये भी बताया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, AM एंड PN आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। और जिसमें हमें ये भी दिया हुआ है कि AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9। सो इसमें हमारे ये दो तीन रिजल्ट्स होते हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, उसमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है या मीडियन दिया हुआ है या कोई बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो वो कोई भी एक ट्राइंगल, तो वो कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड के क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से लेती हूँ, अगर मैं यहाँ से ये लेती हूँ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN, ये हमेशा ट्रू होगा ही होगा। अगर चाहे यहाँ पे कोई मीडियन दी होती तो उसके लिए भी ये करेक्ट होता। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN, ये हमेशा ट्रू होगा। कब? जब भी आपके पास दो ट्राइंगल्स क्या दिए होंगे, सिमिलर गिवन होंगे। सो यहाँ से हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज 4/9 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, दिस बिकम्स AM अपॉन PN। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से AM अपॉन PN को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू 2/3। दैट मीन्स हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना था, तो ये रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 2:3। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, D ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो MCQs क्वेश्चंस के लिए भी हमें सॉल्व करना होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Due to heavy floods in a state, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place and canvas for 1,500 tents and share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical with base 2.8 meter and height 3.5 meter. And the upper part is conical with the same base radius but of height 2.1 meter. If the canvas used to make the tent cost rupees 120 per meter square, find the amount shared by each school to set up the tents. Okay,
सो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है कि हेवी फ्लड्स के कारण थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर रेंडर्ड होमलेस। सो 50 स्कूल ने डिसाइड किया कि वो इनके लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, प्लेस और कैनवस प्रोवाइड करेंगे 1500 टेंट्स के लिए, और इसका वो पूरा एक्सपेंडिचर इक्वली बियर करेंगे। तो लोअर पार्ट जो होगा वो सिलेंड्रिकल इन शेप होगा, तो ये हमने लोअर पार्ट बना लिया टेंट का जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमारा कॉनिकल शेप में होगा। तो नीचे रेडियस कितना है 2.8 मीटर, सेम वो ये वाला रेडियस भी होगा, एंड हाइट कितनी है टेंट की, दैट इज़ 3.5 मीटर, एंड ऊपर जो कोन है उसकी हाइट होगी 2.1 मीटर। टेंट को बनाने का जो कॉस्ट होगा दैट इज़ 120 पर मीटर स्क्वायर। सो फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। तो यानी कि क्योंकि 50 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक स्कूल को कितना एक्सपेंस बियर करना होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखो आप समझ सकते हो, यहाँ पे दो शेप्स हैं, नीचे सिलेंडर है ऊपर कोन है, तो दैट मीन्स यहाँ पे दो शेप्स हो गई, एक सिलेंडर है और दूसरा यहाँ पे कोन है। दोनों का रेडियस तो सेम है, दोनों का रेडियस 2.8 मीटर है, इसका रेडियस भी 2.8 मीटर है, बट दोनों टेंट्स की हाइट अलग है। ओके, सिलेंडर की हाइट जो है वो है 3.5 मीटर, बट यहाँ पे कोन की जो हाइट है वो है 2.1 मीटर। सो हमें देखना पड़ेगा कि एक टेंट का सरफेस एरिया कितना होगा। पहले हम एक टेंट का सरफेस एरिया देखेंगे, फिर हम 1500 टेंट्स का सरफेस एरिया देखेंगे और उसकी कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई करके हम ये देखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, जो कि 50 स्कूल्स के बीच में डिवाइड होगी। तो 50 से डिवाइड करके हम एक स्कूल की कॉस्ट को फाइंड कर लेंगे। बट क्योंकि हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया के लिए हमें कोन में स्लांट हाइट चाहिए होती है, तो पहले हम इसमें स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे। द फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो r is 2.8 होल स्क्वायर प्लस 2.1 होल स्क्वायर। 2.8 का स्क्वायर होता है 7.84, 2.1 का होता है 4.41, अंडर रूट ऑफ, इनको ऐड करेंगे 12.25। 12.25 का जब आप अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 3.5। दिस इज़ दी स्लांट हाइट ऑफ दी कोन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्लांट हाइट को फाइंड आउट करना था। अब हम यहाँ पे इसका CS यानी कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर आएगा द सरफेस एरिया फॉर वन टेंट। पहले अभी हम एक टेंट का निकाल रहे हैं, फिर हम 1500 टेंट्स का निकालेंगे। तो इसमें क्या क्या ऐड होगा, इसमें CSA ऑफ सिलेंडर आएगा प्लस CSA ऑफ कोन आएगा। CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 pi RH एंड CSA ऑफ कोन इज pi RL। सो कॉमन क्या आएगा यहाँ पे pi R इंटू 2H प्लस L। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो पाई है 22/7, रेडियस है 2.8, जो सिलेंडर था उसकी हाइट है 3.5, स्लांट हाइट हमारी आ रही है 3.5, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0.4 पे। 0.4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.8, 2 इंटू 3.5 7 प्लस 3.5 इज इक्वल्स टू 8.5 इंटू 10.5। तो ये तो हमारा एक टेंट का CS से आ गया। अब हम 1500 टेंट्स का फाइंड आउट करेंगे। इसे अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी हमें आगे भी कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम इसको अभी आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया फॉर 1500 टेंट्स। सो यहाँ पर कितना है 8.8 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई बाय 1500। यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। दिस बिकम्स 88 इंटू 105 इंटू 50। सो ये हमारा यहाँ पर आ गया CS से 1500 टेंट्स का, और ये मीटर स्क्वायर में चल रहा है। सो अभी हमें कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है।
कॉस्ट ऑफ मेकिंग द टेंट, तो जितना हमारा सरफेस एरिया है, क्योंकि वो हमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ टेंट 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, अगर हम यहाँ पे चेक करें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 120, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है ₹120। सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द टेंट is equals to 120 into 88 into 105 into 15, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई है। ये कॉस्ट जो है वो डिवाइड होगी 50 स्कूल्स के बीच में, तो दैट मीन्स हमें पता चलेगा कि एक स्कूल को कितना कॉस्ट पे करना है। सो कॉस्ट पेड बाय ईच स्कूल, हर स्कूल कितना पे करेगा, 50 स्कूल्स हैं, तो जितनी हमारी कॉस्ट आई है 120 इंटू 88 इंटू 105 इंटू 15 अपॉन 15, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 21 पर कैंसिल हो गया। सो 12 इंटू 15 180, 88 इंटू 21। नाउ इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3,32,640। सो दिस इज़ द कॉस्ट दैट वाज पेड बाय ईच स्कूल, हर स्कूल जो है वो इतनी कॉस्ट जो है वो पे करेगा। सो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाना था, तो उससे ये ईजिली सॉल्व हो सकता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, एंड इस टाइप के जो कॉइन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head, at most one tail, a head and a tail? So यहाँ पे हम कितने coins को toss कर रहे हैं? 2 coins are tossed. So अगर यहाँ पे 2 coins हैं तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है? सैम्पल स्पेस। तो 2 coins है, अगर हम 2 coins को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं? हो सकता है कि दोनों पर ही हेड आ जाए, या हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए, या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पर टेल आए और दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आए। तो दैट मीन्स हमारे कितने आउटकम्स हो गए? 4 आउटकम्स हो गए। आप एक फॉर्मूले से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब कितनी बार भी हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं उसका सैम्पल स्पेस आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, 2 raised to the power n से, वेयर n क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड, कि हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कॉइन को कितनी बार टॉस किया है? 2 बार, तो n की वैल्यू को आप 2 पुट कर देंगे तो 2 raised to the power 2 कितने हो जाएंगे? 4 आउटकम्स, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 4 आउटकम्स ही आ रहे हैं। तो दिस इज अ सैम्पल स्पेस। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट 1 हेड? एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम 1 होना चाहिए, और 1 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मतलब 1 तो होना ही चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा भी हो रहे हैं तो वो आउटकम्स भी हम ले सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब ये वाला आउटकम तो हम लेंगे ही, HT वाला, TH वाला, क्योंकि इन दोनों में एक एक हेड तो आ रहा है। तो हम इसमें 2 हेड वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम 1, यानी कि मिनिमम 1 चाहिए, 1 से ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 4 आउटकम्स हैं, जिसमें एटलीस्ट 1 हेड वाले आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 3/4। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नाउ सेकेंड इज एट मोस्ट 1 टेल। नाउ एट मोस्ट 1 टेल का मतलब क्या हुआ? कि मैक्सिमम 1 होना चाहिए, कि 1 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, मतलब मैक्सिमम 1 ही होना चाहिए। अगर उससे कम भी है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 वाला क्या हो जाएगा? TH और TH, क्योंकि इसमें एक एक तो आ रहा है। हम ये वाला आउटकम नहीं ले सकते, TT वाला आउटकम नहीं ले सकते आप,
क्योंकि इसमें 2 बार टेल आ जाएगा, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या है, एटमोस्ट 1 टेल, यानी कि आपको सिर्फ एक टेल, या अगर टेल नहीं भी है तो भी चल जाएगा, यानी कि 1 या फिर 0 टेल। तो 1 टेल वाले तो 2 आउटकम्स हो गए, और 0 टेल वाला ये हो जाएगा हेड हेड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4। अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 3/4। इस तरीके से हम थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसमें उसने ये पूछा है कि एक हेड एंड अ टेल, मतलब 1 हेड एंड 1 टेल, यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। थर्ड में वो क्या कह रहा है, थर्ड में वो कह रहा है अ हेड एंड अ टेल, कि एक हेड हो और एक टेल हो। तो ये आउटकम्स आपके कौन से हो सकते हैं, ये आउटकम तो आपके सिर्फ यही 2 आउटकम्स हो सकते हैं ना, HT और TH, क्योंकि इन दोनों में ही एक हेड आता है और एक ही टेल आता है। HH में 2 हेड हो जाएंगे, TT में 2 T हो जाएंगे, तो वो हम ले नहीं सकते। तो इसमें सिर्फ आपके 2 ही आउटकम्स पॉसिबल हुए, तो 4 में से 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, और इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाती है 1/2। Now move on to the next question. This is the question of the polynomials. So what question says is, if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in value, वो कह रहा है इसके zeros जो है ना वो डबल है। किसके जीरो से डबल है, इस वाले पॉलिनोमियल से। दैट मीन्स यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, वो कह रहा है इसके जो जीरोज हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, वो इस वाले पॉलिनोमियल से डबल हैं। तो पहले हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो -6x प्लस x माइनस 3, जैसा कि हम जानते हैं 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 1 और 6 हम ले सकते हैं। नाउ ग्रुप कॉमन लेंगे पहले ग्रुपिंग से, x माइनस 3, यहाँ से तो 1 ही कॉमन आएगा। So this becomes 2x plus 1 and x minus 3। तो हम इसके ज़ीरोस निकाल रहे हैं। 2x plus 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x minus 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। तो इसके ज़ीरोस तो हमने निकाल लिए। अब वो कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस px प्लस q के जो ज़ीरोस हैं वो इनके ज़ीरो से डबल हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखनी है हमें, सिंस x स्क्वायर प्लस px प्लस q हैज़ द ज़ीरोज़ डबल ऑफ द 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, कि इसके ज़ीरो से क्या है डबल है। यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3, इसके ज़ीरो से डबल है। और इसके ज़ीरोज़ हम निकाल चुके हैं। इसके ज़ीरोज़ हमारे क्या आ रहे हैं -1/2 एंड दूसरा हमारा आ रहा था 3। तो अब हम x स्क्वायर प्लस px प्लस q के ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे डबल होंगे, तो -1.2 का डबल -1/2 का डबल कर देंगे, और यहाँ पे 3 का डबल कर देंगे। तो यहाँ से आया -1 और यहाँ से आया 6। तो हमने अब इसके ज़ीरोज़ तो निकाल लिए, x स्क्वायर प्लस px प्लस q के, जो कि आ रहा है -1 और 6। तो अब हमें यहाँ से p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो p क्या है, यहाँ पे p क्या होगा, सम ऑफ दी ज़ीरोज़, एंड q क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़। तो ये इक्वेशन हमारी कैसे बनती है, सम ऑफ दी ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़ की इक्वेशन कैसे बनती है। वी नो दैट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी ज़ीरोज़ इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़, ये हमारी इक्वेशन होती है। ओके, तो सम ऑफ दी ज़ीरोज़ क्या है -1, और दूसरा हमारा क्या था 6 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरो -1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0।
सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के साथ, तो यहाँ से इक्वेट करने पर हमें p की वैल्यू क्या मिलती है -5, और यहाँ से q की वैल्यू क्या मिलती है -6। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू तो आ रही है -5 एंड q की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ p एंड q। अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा when cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta is equals to 1 minus root 3 upon 1 plus root 3। सो यहाँ पे आपने एक्यूट एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। आपको गिवन है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। तो थीटा के लिए सॉल्व करना है, तो उसको पूरा सॉल्व करते करते हमें थीटा तक पहुँचना है। इसके लिए हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 1 प्लस रूट 3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो बस हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है इससे, फिर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट रूट 3 कॉस थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा। सिमिलरली इस 1 को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस रूट 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, रूट 3 कॉस थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा। अब हम यहीं से चेक कर लेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, जैसे कि कॉस इज इक्वल्स टू में जब भी दो टर्म्स आपकी सेम होती है विथ सेम साइन तो वो कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। नाउ व्हाट रिमेन इज माइनस साइन थीटा और प्लस, यहाँ पे है प्लस साइन थीटा तो हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस रूट 3 कॉस थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा। सेम वाले हमने चेंज कर दी साइड्स। दिस बिकम्स माइनस 2 साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 3 कॉस थीटा। सो माइनस माइनस कैंसिल, 2 and 2 cancel. Now what remain is sin theta upon cos theta और यहाँ पे हम रख देंगे रूट 3। Now what is sin theta upon cos theta? That is tan theta which is equals to root 3 upon 1. Now tan theta is equals to, हम जानते हैं कि tan में रूट 3 की वैल्यू जो होती है वो 60 पर आती है, तो यहाँ से इसको इक्वेट करते हैं तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है 60 डिग्री। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द थीटा हेयर। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप लोग मुझे आगे कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं कि आप आगे किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस चाहते हैं, जो आपकी डिफ़िकल्टी लेवल है, आप जो आपको लगता है कि दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सो आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। So I hope you like my video and stay tuned for the upcoming videos. So thank you so much.